नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष होता है 15 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो भी दुनिया भर के अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उन सभी के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जाता है उनके परिवार के लोगों के द्वारा या फिर उनकी उपेक्षा की जाती है, इसी के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस दिवस की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2011 में इसकी घोषणा की गई थी और इस बार की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। तो ये इस बार की थीम है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल विंड डे होता है 15 जून को। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो दुनिया भर के लोगों को पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी और उसके विभिन्न प्रकार के कैसे उपयोग हो सकते हैं आगामी भविष्य में, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 2007 में इसकी घोषणा की गई थी। तो प्रत्येक वर्ष 15 जून को होता है वैश्विक पवन दिवस। ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो बेस्ट 200 की वीडियो है मई माह वाली, वह मैंने अपलोड नहीं की है अभी तक, लेकिन उसकी क्विज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आप लोग चाहें तो क्विज़ जा करके वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई लोगों ने अटेम्प्ट भी किया और जिनका स्कोर भी काफ़ी शानदार रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐप पर जाइए, मंथली करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको क्विज़ मिल जाएगी, तो उसे भी आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और ये है केबी गुरुजी का टेलीग्राम चैनल, जहाँ आप जुड़ करके डेली मेरे द्वारा पूछे गए एमसीक्यूज़ के उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको सही में पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर कौन है? तो इस समय हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वर्ष 2017 में इनकी नियुक्ति की गई थी और इन्होंने स्थान लिया था मुकुल रोहतगी का। अब ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो इनका कार्यकाल है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यह एक संवैधानिक पद होता है और हमारी जो कैबिनेट होती है उसके रिकमेंडेशन के बाद में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के पद पर अनुच्छेद 76 के क्लॉज 1 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। अब किस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है? तो वह व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो इसकी योग्यता ये होती है कि या तो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक इसने जज के रूप में कार्य किया हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में इसने वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो 10 वर्षों तक, तो उसे यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। तो एक हमारा होता है अटॉर्नी जनरल और इसी के लिए एक होते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल। तो ध्यान रखिएगा, जो सॉलिसिटर जनरल का पद होता है उस पर इस समय है तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल मुख्य रूप से भारत सरकार के वकील होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। किस रेलवे जोन ने बॉडी स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए फेब्री आई की स्थापना की? तो फेब्री आई की स्थापना की है मध्य रेलवे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मध्य रेलवे के द्वारा कोविड-19 के जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी स्कैनिंग के लिए मुंबई के 2 रेलवे स्टेशन, एक तो हमारा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और एक है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, तो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। ये आप देख सकते हैं, यह एक प्रकार का कैमरा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। और मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में मुख्यालय है और अभी मध्य रेलवे के द्वारा कैप्टन अर्जुन नाम के रोबोट को भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो कुल हमारे यहाँ पर 18 रेलवे जोन हैं और इनमें सबसे नवीनतम है दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में, जो कि ऊर्जा तटस्थ होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है। यूटीआई म्यूचुअल फंड के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है इम्तियाजुर रहमान जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ये कोई याद नहीं रखना है। मुख्यालय आपको इसका मिल जाएगा मुंबई में, और ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। संजीव नौटियाल की बात करते हैं तो ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ और एमडी बने हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ बने हैं नीरज व्यास। और पराग राजा की बात करते हैं तो ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो इनके नाम को भी आपको ध्यान रखना है। किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए वेतन खाता जिसका नाम है सुरक्षा वेतन या फिर सुरक्षा सैलरी खोलने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ भी जो भी एमएसएमई क्षेत्र के खाता धारक हैं यानी कि अकाउंट होल्डर हैं, उन सभी को कैशलेस पेमेंट और वित्तीय सुरक्षा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उन्हें हॉस्पी कैश इंश्योरेंस के अंतर्गत 10 दिनों के लिए 400 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कवर किया जाएगा और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उन्हें 1 लाख का मिलेगा। तो ये व्यवस्था शुरू की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ध्यान रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 2017 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। और कुछ समय पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एमएसएमई की परिभाषा है उसमें अब निवेश के साथ साथ कंपनी के टर्नओवर को भी ऐड कर दिया गया है। जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा 3 लाख करोड़ के क्रेडिट गारंटी स्कीम की भी शुरुआत की गई है एमएसएमई क्षेत्र के लिए। किस राज्य में 3 दिवसीय राजा पर्व त्योहार की शुरुआत हुई? तो ये जो राजा पर्व त्योहार है इसकी शुरुआत हुई है उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उड़ीसा वाला सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये त्यौहार होता क्या है? तो जब मानसून का शुरुआत होता है यानी कि मानसून की शुरुआत होती है तो उस समय ये त्यौहार 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 दिन होते हैं उस समय जो हमारी पृथ्वी है यानी कि धरती माँ है उनका मासिक धर्म होता है। जैसे हमारी महिलाओं में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसी प्रकार का मासिक धर्म होता है। और इसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य इन 3 दिनों तक नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राजा पर्व त्यौहार होता है उड़ीसा का। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, धानु यात्रा, इस प्रकार के कई सारे त्यौहार देखने को मिलते हैं। और उड़ीसा के बारे में अभी हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था कि इसके जो हॉस्टल्स हैं उनको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया है। इनके द्वारा मो प्रतिभा और मो जीवन नाम की स्कीम भी शुरू की गई। और पेटा के द्वारा इनके जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, उनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, 2 टाइगर रिजर्व भी आपको मिल जाएंगे। एक तो हमारा है सिमलीपल और एक है सतकोसिया। तो ये दोनों हैं उड़ीसा में। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है कालीन भैया की। किसकी? कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो बिहार की खादी है मुख्य रूप से मधुबनी खादी है, इसको पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सोनू सूद के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल ही। किसके बने हैं ये? तो कार्गो करके है, ऐसे कुछ करके है, तो उसके बने हैं सोनू सूद। मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन ये आरबीआई के ट्विटर अभियान के थे। इसके अलावा आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और सलमान खान की बात करते हैं तो इन्हें रियलमी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सोनू सूद, तो सोनू सूद बने हैं गार्गो इंटरनेशनल, कार्गो नहीं है गार्गो इंटरनेशनल, जो कि दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया है। किस बैंक के द्वारा इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट की सुविधा को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये इंस्टा फ्लैक्सी कैश नाम की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है क्या? तो जैसे कई बार क्या होता है कि जिन लोगों का बैंक में क्रेडिट अच्छा होता है यानी कि लेन देन अच्छा होता है, उन लोगों को बैंक के द्वारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है तो भी आपको कुछ मिनिमम अकाउंट बैंक के द्वारा दे दिया जाएगा, आपके ऊपर ये विश्वास करके कि आप उसे लौटाएंगे।
तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने उन लोगों के लिए ये सुविधा शुरू की है जिनका सैलरी अकाउंट है, यानी कि जिनके अकाउंट में पर महीने पैसे आते हैं, उनके लिए इसकी शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई है। बात करते हैं इस बैंक की, तो 1994 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। जीसी चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। तो अब अगर किसी सैलरी अकाउंट धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा चाहिए तो उसे ऑनलाइन ही यह सुविधा मिल जाएगी, यानी कि उसे ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा केवाईसी वीडियो सुविधा शुरू की गई है अभी। और कोटक महिंद्रा बैंक के जो उदय कोटक हैं, ये हमारे CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष भी बन गए हैं। और केनरा बैंक के द्वारा अभी गोल्ड स्कीम की शुरुआत की गई है। USA सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी? तो इनका नाम है अनमोल नारंग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि अनमोल नारंग USA सैन्य अकादमी से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनी है। और मनमीत कौर, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें सिख ग्रुप के द्वारा UK अवार्ड के लिए नामित किया गया है और इस प्रकार से ये पाकिस्तान की पहली सिख महिला बन गई हैं जो कि इस अवार्ड के लिए नामित हुई हैं। किस राज्य की सरकार ने 1000 से ज़्यादा स्थानों के नाम को बदलने को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल हुआ क्या था, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो उनके द्वारा तमिलनाडु के कई सारे स्थल ऐसे थे जिनके नाम को बदल दिया गया था, क्योंकि उन्हें हड़ा प्रोनाउंस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो प्रोनाउंसिएशन उनका काफ़ी अच्छा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे भी ड़ा जैसे शब्द आते थे उन सभी स्थलों के नाम बदल दिए। तो तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया है, मुख्य रूप से उन सभी नामों के स्पेलिंग में परिवर्तन किया है। जैसे कि कोयम्बटूर की स्पेलिंग ये अभी तक थी, अब इसका नया नाम होगा कोयम्पुत्तूर। तो ये इसका नया नाम होगा। बेल्लोर की बात करते हैं तो इसका नाम होगा बेलूर। इग्मोर की बात करते हैं तो इसका होगा इडम्मोर। उसके बाद में तूती कोरिन की बात करते हैं तो इसका होगा थोथुकुडी। तो इस प्रकार से नामों में परिवर्तन किया गया है। तो इनकी संख्या 1018 और ये मंजूरी दी गई है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। इडापड्डी के पलानास्वामी यहाँ के हैं CM। तमिलनाडु की बात करते हैं तो जो हमारा माइक्रो इरिगेशन कवरेज के ऊपर रिपोर्ट आई थी उसमें पहले स्थान पे था तमिलनाडु। जो हमारी ICGS वराद है, इसके अलावा जो हमारी वज्र थी उसको भी लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको मिल जाएगी इसकी राजधानी चेन्नई में, और चेन्नई में ही सहयोग काजिम नाम का अभ्यास हुआ था भारत और जापान के बीच में। और तमिलनाडु में ही सलेम नाम के क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु में आपको 4 टाइगर रिजर्व भी मिल जाएंगे। एक तो आपका है भारत का सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व मुदुमलाई, उसके अलावा आपको मिल जाएगा सत्यमंगलम, अनामलाई, और एक है कलाकड़ मुंदन थरई। तो ये सारे टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। बसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो बसंत राय जी संबंधित थे क्रिकेट से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुंबई के जॉली क्रिकेट क्लब के संस्थापक थे और अब इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यूनिलीवर कंपनी ने वन्य जीव की सुरक्षा और जल संरक्षण के लिए जलवायु निधि यानी कि क्लाइमेट फंड में कितने यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो इनके द्वारा 1 बिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा जो यूनिलीवर कंपनी है, इन्होंने ये घोषणा की है कि 2039 तक हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे, यानी कि हमारे द्वारा जो भी उत्सर्जन किया जाएगा उसको हम लोग अपने तरीके से मैनेज कर लिया करेंगे, यानी कि हमारा जो उत्सर्जन होगा और जो अवशोषण होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। हिंदुस्तान नहीं जोड़ेंगे। यूनिलीवर की बात करेंगे तो ये एक ब्रिटिश डच कंपनी है। स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय है रोटरडम लंदन में और एलन जोपे इसके CEO हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे ने कहा है कि हम 2030 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2040 कहा है और अमेजन ने शायद कहा है 2045। अमेजन वाला मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ। भारत ने किस देश को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 216 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई है भारत के द्वारा मलावी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मलावी देश को जो हमारे यहाँ पर एग्जिम बैंक है उसके द्वारा
पेयजल आपूर्ति योजनाओं और वहाँ की अन्य विकास परियोजनाओं के लिए ये ऋण दिया जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे आप लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत ऋण दे देते हैं 100 रुपये का, और इस पर आपको ब्याज भी लेना है। तो अगर आपने ये ऋण दे दिया है, यानी कि सैंक्शन कर दिया है उस व्यक्ति के लिए, तो इस पैसे में से जितना पैसा वह व्यक्ति खर्च करेगा उसी के ऊपर उसे ब्याज देना पड़ेगा। पूरे 100 रुपये पर ब्याज देना नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। मलावी की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का यह एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी राजधानी आपको लिलोंगवे में मिलेगी और मुद्रा यहाँ की है मलावियन क्वाचा। एग्जिम बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ हैं डेविड रॉस किन्हा। तो मलावी की बात करते हैं, यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं जो कि तंजानिया, मोजाम्बिक, इसके अलावा जिम्बाब्वे के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। किस राज्य में सिजोथोरैक्स सिकुसी रोमेंसिस इस नाम की मछली की एक प्रजाति खोजी गई? तो ये मछली की प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अरुणाचल प्रदेश में कहा तो अरुणाचल प्रदेश में आपको सियांग जिला मिल जाएगा, जहां पर सीकू और सिरुम नाम की दो नदियां आपस में मिलती हैं। तो उसी जंक्शन पर इसे खोजा गया है। तो इन्हीं नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है सिजोथोरैक्स सिकुसी रोमेंसिस। तो ये इसका नाम है। और अरुणाचल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी मिल जाएंगे। 3 यहाँ पर हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा नामदफ है, उसके अलावा कमलांग है और एक है पक्के। भारत का पहला संक्रामक रोग निदान लैब यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज लैब किस सहयोग में निर्मित हुआ? किसके सहयोग से निर्मित हुआ? तो इसे निर्मित करने में सहयोग दिया है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल ये जो संक्रामक रोग निदान लैब है, इसके बनाने की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई थी और रिकॉर्ड 8 दिनों के भीतर ही इसका निर्माण कर दिया गया है। अब जो इसके लिए चेसिस थी, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रक की चेसिस आती है, बाद में उसको डेवलप किया जाता है, उसी प्रकार से इस निदान लैब की जो चेसिस है वह भारत बेंच के द्वारा निर्मित किया गया है। और इस संक्रामक रोग निदान लैब की खास बात यह है कि यह एक दिन में 50 RT-PCR टेस्ट कर सकता है और 200 एलिसा टेस्ट भी कर सकता है। तो इसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से 8 दिनों में निर्मित किया गया है और यह एक मोबाइल लैब है, यानी कि यह एक जगह से दूसरे जगह पर जा भी सकती है। तो चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। एक है अनिल गौतम जी, तो उनके द्वारा बहुत ही शानदार, मतलब कि उसकी जितनी भी मैं तारीफ करूं वो कम है। मैंने उनके आंसर को टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, कमेंट को पिन भी कर दिया था, तो आप लोग चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। उन्होंने कोविड-19 से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सारी कमेंट सेक्शन में लिख दी थी। तो यहाँ पर मैंने आपसे कल पूछा था कि कोविड-19 से संबंधित जो शोध और अनुसंधान हुए हैं उनके बारे में बताना है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले IIT दिल्ली की बात करेंगे। तो इनके द्वारा कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए प्रोब डिटेक्शन एसे नाम की किट को लॉन्च किया गया और ICMR के द्वारा इसी किट को सबसे पहले मंजूरी भी दे दी गई टेस्टिंग के लिए। और एनसेफ मास्क भी बनाया है IIT दिल्ली ने। जो हमारे यहाँ पर DIAT पुणे है, इसके द्वारा अनन्या नाम का स्प्रे बनाया गया। एयरफोर्स के द्वारा अर्पित नाम से एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड का निर्माण किया गया है। बात करते हैं दक्षिणी नौसेना कमान की। तो इनके द्वारा एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ बूथ, तो ये बनाया है DRDO ने सैनिटाइज करने के लिए। नौसेना की बात करते हैं तो हमारी नौसेना के द्वारा नौरक्षक नाम से PPE किट का निर्माण किया गया है। अब एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि कई बार आप पढ़ते होंगे कि इस संगठन के द्वारा या फिर इस कंपनी के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई, तो अगर उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो फिर उसके बारे में आपको नहीं ध्यान रखना है। जैसे कि IIT कानपुर ने भी वेंटिलेटर बनाया था और वह एक प्रोटोटाइप वेंटिलेटर था, हालांकि उसका कोई नाम नहीं था, तो वह आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जिन योजनाओं के बारे में या जिन अन्य रिसर्च या डेवलपमेंट के नाम होते हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर हम लोग बात करते हैं जो एम्स रायपुर है, इसके द्वारा टेस्टिंग किट बनाई गई और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र हमारा एम्स संस्थान है जिसके द्वारा टेस्टिंग किट बनाई गई है। 3V सेफ टनल ये बनाई गई है हैदराबाद के द्वारा। हैदराबाद का जो पुलिस महानिदेशालय है उसमें इसका निर्माण किया गया है। पहला सैनिटाइजिंग टनल कहाँ पर बना? तो ये बना है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर।
IIT बॉम्बे की बात करते हैं तो क्वारंटाइन और सेफ नाम के ऐप तो इन्होंने लॉन्च ही किए। इसके अलावा नेशनल पैसेज जेल और स्टेथोस्कोप भी इन्होंने बनाया है लोगों के जांच के लिए। आगे बात करते हैं तो जो पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका निर्माण IIT रुड़की के द्वारा एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर के किया गया। कोबोट रोबोटिक्स की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का रोबोट है जिसका यूज किया जा रहा है झारखंड के द्वारा। नाइटिंगल और कर्मी बोट नाम के रोबोट की बात करते हैं तो ये केरल यूज कर रहा है। वार्ड बोट नाम के रोबोट की बात करते हैं तो ये IIT रोपड़ कर रहा है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कोरोबोट नाम के रोबोट की, जिसका यूज किया जा रहा है किसके द्वारा, ये मुंबई में किया जा रहा, सॉरी महाराष्ट्र में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के एक इंजीनियर ने उसको बनाया और कैप्टन अर्जुन तो हमने पढ़ा ही, जो कि मध्य रेलवे ने बनाया है। फेलुदा नाम की जो टेस्ट किट है इसे CSIR की IGIB के द्वारा बनाया गया है। अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर ये बनाया है DRDO ने। उसके अलावा UV लाइट डिसइंफेक्टेंट टावर है ये बनाया है लास्टेक ने। कोरोफ्लू नाम की जो वैक्सीन है ये बना रही है भारत बायोटेक। और ध्रुप्स नाम का जो UV आधारित सैनिटाइजर है इसका निर्माण भी किया है DRDO ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो कोविड-19 के संबंधित थी शोध और अनुसंधान के क्षेत्र से, तो उसको हमने डिस्कस किया। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न, हाँ कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, जैसे कोबास नाम की जो स्वचालित टेस्टिंग मशीन है कोबास 6800, इसे NCDC दिल्ली में स्थापित किया गया है। वाइटल नाम का जो वेंटिलेटर है इसे बनाया है नासा ने। जीवन नाम का जो वेंटिलेटर है ये बनाया है भारतीय रेलवे की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने। जीवन लाइट नाम का वेंटिलेटर इसे IIT हैदराबाद ने बनाया है। प्राण वायु नाम का वेंटिलेटर ये IIT रुड़की ने बनाया है। पहला होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट ये बनाया है बायोन नाम की कंपनी ने। माई लैब पैथो डिटेक्ट टेस्ट किट जो है इसे बनाया है माई लैब्स ने। तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए जो भी राष्ट्रीय करंट अफेयर, यानी कि वहाँ के लोकल करंट अफेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी राष्ट्रीय करंट अफेयर सभी के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको लिखना है। और वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, वीडियो को काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो इसीलिए लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।